हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज दैट विल बी रिलेटेड टू योर गवर्नर। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गवर्नर वाले चैप्टर में से देखने को मिलते हैं। सो आज का सेशन उसी के लिए डेडिकेटेड रहेगा। वंस यू हैव डन दिस एमसीक्यू सीरीज, सो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गवर्नर वाले चैप्टर को एक बार रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जिससे कि आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद रेफरेंस टू गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डज नॉट इंक्लूड द गवर्नर as the governor acts as the agent of the central government. Second, the governor has provision of the appointment of the same person as the governor for 2 or more states. Correct statements बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2. So please वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर हो जाता है आपका बी। नाउ जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं क्या डिफरेंस है, कहाँ पर गलती हुई है। नाउ बी, अगर हम बात करते हैं 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दे रखी है, यस। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको देखने को मिलती है जहां पर यह कहा गया था कि जो गवर्नर है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। तो यहाँ पर प्रोविजन दी गई है। स्टेटमेंट बी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अगर हम बात करते हैं, द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स गवर्नर टू। सो गवर्नर को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। अगर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और आपको गवर्नर भी देखने को मिलते हैं। सो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, आई होप क्लैरिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन of the governor? First है, after the 42nd amendment, the ministerial advice has been made binding on the governor. Second, the executive power of the state shall be vested in governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him. आपको करेक्ट आंसर्स बताने हैं, 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2. So आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर के बारे में पूछा गया है। सिंपल सी स्टेटमेंट्स है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर हो जाता है आपका बी। अगेन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप देख सकते हैं, आफ्टर 42nd अमेंडमेंट द मिनिस्ट्रियल एडवाइस हैज बीन मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, गवर्नर नहीं है। ठीक है, सो 42nd अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली कहते थे, जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है, वो बाइंडिंग थी किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर, ना कि गवर्नर के ऊपर। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, या तो गवर्नर डायरेक्टली एक्सरसाइज करे या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर से वो अपनी गाइडलाइंस को बनवा सकता है। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो आपका आंसर बन जाता है बी। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट था, यहाँ पर गवर्नर नहीं था, इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड है, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन इंडिया इज सेम एज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन अमेरिका। Third, the draft constitution provided for the direct election of the governor on the basis of universal adult suffrage. आपको correct statements बतानी है, 1 and 3, 2 only, 3 only, or is it D, 1, 2, 3? Again, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका सी, दैट इज 3 ओनली। नाउ देखिए, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, कोई एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है। दो ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही, लेकिन क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एग्जिस्ट करती है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन द अमेरिका। ऐसा नहीं है। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वहां पर आपको डायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। हमने कहां से इसको फॉलो किया है? कनाडा से। कनाडा में आपको देखने को मिलता है जो गवर्नर्स लगाए जाते हैं वो कौन लगाता है? इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो यहां पर हमने जो फॉलो किया है गवर्नर का पोजीशन, वो कहां से फॉलो किया है? कनाडा से फॉलो किया है, ना कि अमेरिका से। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा गया था कि गवर्नर के डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए।
ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगेन अगर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है सो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में ना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जगह कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे नहीं जी डायरेक्ट इलेक्शन तो होते नहीं है, ये तो अपॉइंट किया जाता है। सो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा गया है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन। सो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा था कि इनके डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ही शुड बी एन आउटसाइडर, दैट इज ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और इज इट डी नीदर 1 नॉट 2। अगेन क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर के बारे में पूछा गया, इजियर क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज 2 ओनली। नाउ अगेन ध्यान से देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं है। यहां पर लिखा गया है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, इनकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। तो यहां पर 2 क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। अगर ये स्टेटमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का होता तो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं दे रखी हैं, लेकिन कोई कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी, ऐसा जरूरी ऐसा नहीं है। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब है कन्वेंशनली, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा बट बाय कन्वेंशन किसी आउटसाइडर को ही गवर्नर लगाया जाता है किसी स्टेट का। ऐसा क्यों किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसीलिए यहाँ पर कोई आउटसाइडर को ही गवर्नर लगाया जाता है जिससे कि वो बायसनेस ना हो। ठीक है, सो इसलिए आंसर क्या बन जाता है, बी। डन। नेक्स्ट अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 क्राइटेरियाज दे रखे हैं। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नंबर 1, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। Second है, he is entitled to emoluments, allowances and privileges as may be determined by the president. Third है, his emoluments and allowances cannot be diminished during his term of office. आपको correct statements बतानी है, 1 2 3, 2 3, 1 2 और is 1 and 3. So आपको again गवर्नर्स ऑफिस के कंडीशंस के बारे में पूछा गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका डी, दैट इज 1 and 3. Now he should not hold any office of profit, that is 2. थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, his emoluments जो भी अलाउंसेस दे रखे होते हैं वो ड्यूरिंग हिज टर्म उसको शॉर्टन डिमिनिश नहीं किया जा सकता। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इज एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं बट कौन सा है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करता है ना कि प्रेसिडेंट, इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, सो आंसर क्या बन जाता है आपका डी, 1 and 3। एक्सप्लेनेशन आप आराम से रीड कर सकते हैं। सो ही इज एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, गवर्नर एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी ऑफ हिज ऑफिशियल एक्ट्स। During his term of office, he is immune from any criminal proceedings, even in respect of the personal acts. Third, the oath of office of governor is administered by Chief Justice of the concerned High Court. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 2 3, 1 2 2 3 और इज इट 1 and 3। सो आपको बताना है गवर्नर के बारे में। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इजियर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी का करेक्ट होना चाहिए। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका ए, दैट इज 1 2 3, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो आप देख सकते हैं इनके पास पर्सनल इम्यूनिटी है अपने लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। सो बेसिकली यहाँ पर जो भी ऑफिशियल एक्ट्स किए जाते हैं उनके ऊपर अपने पर्सनल ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। यस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से ये इम्यून रहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, इनकी ओथ कौन लेता है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। जैसे प्रेसिडेंट का देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट की ओथ भी कौन लेता है, इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। ऐसे ही गवर्नर की भी ओथ कौन लेता है, इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। ठीक है, सो आंसर आप देख सकते हैं 1 2 3, तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग अ डेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। सेकेंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले एनी ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 और इज इट डी नीदर 1 नॉट 2। सो रेजिग्नेशन के बारे में पूछा गया है और दूसरा आपसे पूछा गया है कि कोई भी ग्राउंड ले नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी गवर्नर को रिमूव करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए।
ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है सी। देखिए अगेन यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा था, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेजिग्नेशन है कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेते हैं, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी कौन है, प्रेसिडेंट ही है। ऐसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कोई भी ग्राउंड ले नहीं किया है जिसके बेसिस पे गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। कभी भी प्रेसिडेंट को लगे तो वो उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या बन जाता है आपका सी, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statements are included in the executive powers? ध्यान रखना, executive powers के बारे में पूछा गया है। First, he can summon or prorogue the session of the state legislature and dissolve the state legislative assembly. Second, he appoints the advocate general of the state and determines his remuneration. Third, he appoints the chief minister and other ministers and they hold office during his pleasure. Fourth, he appoints the state election commissioner and determines his conditions of service and tenure of office. आपको correct statements बताना है 1 to 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4 और is it 1, 2, 3, 4। आपसे पूछा गया है the executive powers of the governor of the state। So वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज 2, 3, 4। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको देखने में लग रहा होगा बिल्कुल ठीक है, बट ये एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, ये लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर्स पूछा गया है। वैसे स्टेटमेंट करेक्ट है गवर्नर से रिलेटेड कि प्रोरोग करेंगे, समन करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, दैट इज फाइन, जैसे प्रेसिडेंट करते हैं वैसे ही ये करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो आपसे पूछा क्या गया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स पूछे गए हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में आपको ये तीनों देखने को मिलते हैं, बट ये कौन सी पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, ठीक है जी। सो इसलिए आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। डन। सो आंसर बन जाता है बी, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ गवर्नर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बट डज नॉट हैव एनी फाइनेंशियल पावर। इनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं एग्जिस्ट करती है, ये स्टेटमेंट लिखा गया है। अंडर हिज जुडिशियल पावर द गवर्नर कैन ग्रांट पार्टन्स, रिप्रीव्स, रिस्पाइट्स, remission of punishments. Governor can recommend the imposition of constitutional emergency in a state to the president. Correct statements बतानी है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और is it D 1, 2, 3। Again governor से related simple statements है। Statements को बहुत ही ध्यान से रीड कीजिए और फिर अपने आंसर को मार्क कीजिए। Okay, let's see the answer. Answer बन जाता है आपका B, that is 2 and 3. Now, governor is an integral part of the state legislature but does not have any financial powers. नहीं जी, financial powers exist करती हैं, जैसे आपको veto powers देखने को मिलती हैं। financial powers बहुत सारी exist करती हैं, तो ऐसा नहीं है इनके पास financial powers नहीं है। जैसे president के पास financial powers exist करती हैं, इनके पास भी है, ठीक है। इसलिए first statement गलत हो जाता है। Next, under his judicial power the governor can grant pardons, reprieves, remissions. Yes, that's true. जैसे president के पास power है, इनके पास भी power है। ऐसे अगर हम बात करते हैं governor can recommend the imposition of constitutional emergency under article 356. Yes, that's true. So यहाँ पर ये recommend कर सकते हैं। So इसलिए second और third statement बिल्कुल correct हो जाता है। आंसर क्या बन जाता है आपका B, 2 and 3। Last question for the day. With reference to veto power of the governor, consider the following statements. First, he cannot reserve a money bill for consideration of the president. सेकेंड स्टेटमेंट आपको दे रखी है, enjoys only a suspensive veto in case of ordinary bills. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है 1 only, 2 only, both 1 and 2 और is it D neither 1 nor 2। अगेन बहुत सिंपल सी है, अगर आपने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा है आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज 2 only। नाउ ही कैन नॉट रिजर्व, ही कैन रिजर्व, ये रिजर्व कर सकते हैं अ मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए एक मनी बिल को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, रोक सकते हैं मतलब रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही एंजॉयज ओनली अ सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। दैट इज ट्रू। देखिए ऑर्डिनरी बिल्स बेसिकली जब पास होने आते हैं तो रिकंसिडरेशन के लिए आप भेज सकते हो, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो। लेकिन अगर विद अमेंडमेंट्स और विदाउट अमेंडमेंट्स उसको दोबारा पास कर दिया जाता है तो आपको असेंट देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए ही आपके पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो ही होती है जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या बन जाता है आपका बी। तो आप देख सकते हैं, गवर्नर मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस बट इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस द बिल अगेन with or without amendments and presents it to the governor for his assent, then he must give his assent. तो basically आपके पास सस्पेंसिव वीटो का पावर ही है,
ठीक है, सेम एज प्रेजेंट, प्रेजेंट को भी यहाँ पर यही करना पड़ता है। अगर ऑर्डिनरी बिल दोबारा पास होके आता है विद अमेंडमेंट्स विदाउट अमेंडमेंट्स, तो आपको वहां पर पास करना पड़ेगा, उसको असेंट देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं जहां पर हमने गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। अब आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर्स लिख सकते हैं एंड इवेंचुअली आपने करना क्या है, गवर्नर वाले चैप्टर को दोबारा एक बार रीड करके दोबारा एक बार आपको ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। सो दिस वाज इट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।